ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो आज आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सबसे कमज़ोर कड़ी, सबसे कमज़ोर किला, उसको मजबूत करने के लिए बीजेपी ने जो पिछले कुछ वक्त से एक ऑपरेशन चलाया हुआ था, उस ऑपरेशन में वो सफल हो गई है। और माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए अपने इस सबसे कमज़ोर कड़ी में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। और वैसा प्रदर्शन जो 2010 या कह सकते हैं 15 तक जो है उसका होता रहा था, वैसा ही कुछ जो है हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहबाद क्षेत्र की, और शाहबाद के साथ साथ मगध का भी क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जो हम कह सकते हैं कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, ये एनडीए के लिए और खासकर बीजेपी के लिए पिछले दो चुनावों में, यानी 20 और 24 की हम बात कर रहे हैं, सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुआ है। और अब इसी को मजबूत करने के लिए, अपने सबसे कमज़ोर किले को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए, फतह पाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने जो ऑपरेशन शाहबाद चलाया था, वो आखिरकार उसका आज नतीजा आया है। और एक तरीके से कहें तो बीजेपी ने आज शाहबाद क्षेत्र में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। और ये ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक है जिसके वजह से महागठबंधन के रातों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि यही वो क्षेत्र रहा है, शाहबाद और थोड़ा बहुत कहें तो मगध का क्षेत्र, जहां पर महागठबंधन ने 2020 और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, कह सकते हैं। बात सबसे पहले हम करते हैं आज ये जो ऑपरेशन पूरा शाहबाद चलाया गया है, और 2020 से ही हम इसको शुरू करते हैं कि 2020 में क्या हालात थे, क्या समीकरण था। तो आप समझिए कि शाहबाद का जो ये पूरा क्षेत्र है ना, इसमें 4 ज़िले आते हैं, जिसमें आपको आरा हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और रोहतास हो जाता है। ये 4 ज़िले हैं जो शाहबाद क्षेत्र का एक हिस्सा है। और साथ ही साथ आप मगध के भी कुछ क्षेत्रों को जोड़ दें तो जिसमें आपको जहानाबाद ज़िला हो गया, अरवल ज़िला जो है वो इसमें आ जाता है, औरंगाबाद भी आप कह सकते हैं, औरंगाबाद भी मगध का इलाका है, और नवादा। तो ये जो तकरीबन 8-9 ज़िले हैं, यहाँ पर बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन 20 और 24 में बहुत ख़राब था। 20 में क्या हालात थे, आपको हम थोड़ा सा कुछ आंकड़ों के ज़रिए ही जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। और आप समझिए, आंकड़ों के देखते हुए, आंकड़ों के बारे में जानते हुए कि क्या हालात हो गए थे बीजेपी के लिए यहाँ पर। देखिए, 2020 का जो चुनाव हुआ था, दरअसल वो कोविड काल में हुआ था। 3 चरणों में चुनाव हुआ था, और सबसे पहले चरण में ही शाहबाद क्षेत्र में जो है वो वोटिंग हुई थी। लेकिन सफाया, बीजेपी का सफाया, एनडीए का सफाया, 22 में से केवल 2 सीट ही जो है इस पूरे शाहबाद क्षेत्र में एनडीए जीत पाई थी, और वो भी 2 सीट बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। यानी कि जेडीयू 0, बिल्कुल साफ, घटक दल समाप्त। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था उस वक्त? तो आप ज़रा सा ये आंकड़े आप देखिए, क्योंकि देखिए शाहबाद क्षेत्र और मगध जो रहा है ना, वो परंपरागत कह सकते हैं मजबूत किला रहा है बीजेपी का, एनडीए का, पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन ये धीरे धीरे इसमें जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होता गया है ये किला। 2015 में जब नीतीश और लालू साथ लड़े थे, तो ये किला सबसे पहली बार शाहबाद का जो है वो कमज़ोर पड़ा बीजेपी के लिए। और फिर 2020 में
तो मानो तरीके से सफाया ही हो गया था। आरा जिला की बात कर लेते हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें। 2020 में केवल 2 सीटों पर जीत हुई थी आरा में। 7 सीटें विधानसभा की, बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। बक्सर 4 विधानसभा सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। कैमूर 4 विधानसभा सीट, 2020 में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था, यानी कि 0। और फिर रोहतास 7 विधानसभा क्षेत्र और एनडीए का यहां पर भी खाता नहीं खुला था। हाँ, ये बात अलग है कि कैमूर में, क्योंकि वहां से बीएसपी के उम्मीदवार उस वक्त जीते थे, चैनपुर विधानसभा से जमा खान, वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। लेकिन हम चुनावी नतीजों की बात कर रहे हैं, बीच में क्या हुआ था उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यानी आरा में केवल 2 सीट जीती, उसके बाद बक्सर में एनडीए 0, कैमूर में एनडीए 0, रोहतास में एनडीए 0। तो स्थिति को समझ में आ गया कि उस वक्त इन 4 जिलों में 22 विधानसभा सीटों में से केवल 2 पर जो है वो जीत हासिल हुई थी एनडीए को। अब हम थोड़ा सा शाहबाद के बाद मगध के क्षेत्र में आ जाते हैं। मगध में क्या हुआ था? अब मगध क्षेत्र में आप 3-4 जिले जो हमने अपने दर्शकों के लिए जो यहाँ बनाया है उसके बारे में समझिए। मगध क्षेत्र में आप अरवल आ जाइए, जहानाबाद आ जाइए, औरंगाबाद है, और इसमें आप नवादा है। अरवल में 2 में सीटें हैं, वहाँ पर भी एनडीए का खाता नहीं खुला था। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है, 2020 में एनडीए का यहाँ खाता नहीं खुला था। औरंगाबाद में 6 सीट है विधानसभा की, एनडीए का खाता यहाँ नहीं खुला था। और फिर नवादा में भी 4 सीट है, एनडीए का खाता यहाँ पर नहीं खुला था। यानी आप समझिए कि किस तरीके से शाहबाद, मगध बिल्कुल 2020 में ऐसा था मानो सफाया हो गया था एनडीए का। उसके बाद दूसरे चरण और तीसरे चरण में जो है एनडीए ने वापस एक तरीके से कहें जोर पकड़ा, जिसके बाद जो है बिहार में सरकार बन पाई। दूसरे चरण में और तीसरे चरण में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पहला चरण तो बिल्कुल धो दिया था महागठबंधन ने। अब हम बात करते हैं जरा 2024 के लोकसभा चुनाव की। अब देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में को अगर हम देखें तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या ना, दरअसल आपसी झगड़ा एनडीए का वो सामने आ गया। उम्मीदवार जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए, जिसके वजह से वोटों का बिखराव हुआ। और वोटों का बिखराव क्या हुआ, मानो ज़बरदस्त एक तरीके से कहें तो करंट लग गया एनडीए को। एनडीए जिसकी 39 सीटें थी 40 में से 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2024 में 9 सीटें कम, यानी कि 30 सीट ही जीत पाई एनडीए, और 9 सीटों का नुकसान हुआ 2019 से तुलना करें तो। और यही नुकसान जो है फिर सबसे ज़्यादा शाहबाद के ही क्षेत्र में और मगध के क्षेत्र में जो है वो देखने को मिला, खासकर शाहबाद में। अब आप आरा लोकसभा सीट की हम देख लीजिए, वहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि शाहबाद का इलाका है। यहाँ से तत्कालीन सांसद, उस समय केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह बीजेपी प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए थे। हराया किसने? सीपीआईएमएल सुदामा प्रसाद ने। बक्सर पे आ जाइए। बक्सर में सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी जीते। हारे कौन? हारे वहाँ से मिथिलेश तिवारी, बीजेपी के प्रत्याशी की हार हुई। उसके बाद सासाराम आ जाइए, वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार राम की जीत हुई। शिवेश राम जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए। और उसके बाद काराकाट में आ जाइए, जो सबसे हॉट सीट था 2024 लोकसभा चुनाव का, जहां से उम्मीदवार थे एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, वो चुनाव हार गए। और सिर्फ चुनाव नहीं हार गए, तीसरे नंबर पे आ गए। जीता कौन वहां से? जीत वहां से हुई सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा की। यानी नंबर 2 पे कौन आया? नंबर 2 पर आए वहां से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्हें पहले बंगाल से टिकट मिला था, फिर बहुत सारे कारणों के वजह से उनका टिकट काटा गया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ी। ये सब हुआ 1-2 महीने के अंदर ही चुनाव से पहले। और फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ और सीपीआईएमएल के प्रत्याशी के खिलाफ। और ये जो लड़ाई हुई ना, आपसी झगड़ा जो हुआ, कुशवाहा और राजपूत जो एक वक्त में एनडीए के कोर वोटर हुआ करते थे, कहीं इधर उधर नहीं देखा करते थे, उनके वोटों में जो है वो बिखराव हुआ।
और जिसके वजह से जब वोट बटे, वोटों का बिखराव हुआ, तो इसका फ़ायदा CPI-ML के प्रत्याशी को मिला और CPI-ML के राजा राम सिंह कुशवाहा जो है वो चुनाव जीत गए। शाहबाद के बाद अब थोड़ा बात करते हैं, दो ऐसी सीटें और हैं जो मगध क्षेत्र में है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहानाबाद, जहाँ पर जीत हासिल की सुरेंद्र यादव ने, और फिर औरंगाबाद में भी जो है वो अभय कुशवाहा ने जीत हासिल की। यानी कि एनडीए का प्रदर्शन क्या रहा समझ में आ सकता है कि पूरा शाहबाद और मगध क्षेत्र में जो है, आरा में हारे, बक्सर में हारे एनडीए, सासाराम में हारी, उसके बाद काराकाट में हारी, औरंगाबाद में हारी, जहानाबाद में हारी। ये 6 सीटें तो बस इसी क्षेत्र में है। जो 39 से 30 का आंकड़ा आ गया था ना, 6 सीटें तो यहीं पे है जो सीधा लगातार जो है वो एनडीए को हार का सामना करना पड़ा इन सब सीटों पर। और जहां ये वो सब इलाके हैं जो बीजेपी का गढ़ हुआ करते थे। जहानाबाद की बात हम लोगों ने की, आरजेडी के प्रत्याशी जीते, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीते। और ये सब दरअसल हुआ क्यों? हुआ दरअसल यूं कि कुशवाहा आखिर क्यों नाराज हुए उस वक्त बीजेपी से, एनडीए से। सब कुछ हुआ लालू प्रसाद यादव की दिमाग की उपज की वजह से। मुस्लिम यादव, जो कि एक परंपरागत वोट बैंक रहा है लालू प्रसाद का, मुसलमान बिहार में तकरीबन 18% के आसपास हैं, यादव तकरीबन 14%, कुल 32%। लालू ने दिमाग लगाया, नया समीकरण बनाया और तकरीबन 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिया उन्होंने लोकसभा चुनाव में। इतनी ज़्यादा संख्या में टिकट का वितरण हुआ कुशवाहा समाज के लोगों में, तो कुशवाहा समाज के लोगों को भी लगा कि भाई लालू ही अपने हैं, आरजेडी ही अपने हैं, आरजेडी अपना है। तो इसको लेकर जो ये नया समीकरण बनाना, M, Y और K, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा, यानी मुस्लिम यादव कुल जमा 32%, और इसमें अगर हम कुशवाहा का वोट बैंक अगर जोड़ दें बिहार में जो तकरीबन 6% से कुछ ज़्यादा है, तो ये जमा हो जाता है कुल जमा 38%। यानी कि 38% की नई, एक तरीके से कहें तो एक समीकरण बनाया लालू ने चुनाव जीतने के लिए। लेकिन हुआ यूं कि लालू ने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए थे प्रत्याशी कुशवाहा समाज के, उसमें से केवल 2 प्रत्याशियों को जो है वो जीत हासिल हुई, बाकी जो है तमाम वो हार गए थे। लेकिन कई सीटों पर जहां पर एनडीए के प्रत्याशी हारे, वहां पर इन कुशवाहा समाज के जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी एनडीए के हार में, कि एनडीए वहां से हारे। यानी एक तरीके से कहें तो कुशवाहा समाज को तरजीह देकर उस वक्त लालू ने कुछ कह सकते हैं एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया शाहबाद और मगध में। और फिर यही था वो टर्निंग पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं कि बीजेपी को एहसास हो गया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। 2025 का विधानसभा चुनाव 1 साल के बाद होना है लगभग। तब बीजेपी ने इस इलाके को साधने के लिए, यानी शाहबाद और मगध को साधने के लिए शुरू किया ऑपरेशन शाहबाद। और इस ऑपरेशन शाहबाद के अंतर्गत सबसे पहले कुशवाहा समाज के वोटरों को वापस एनडीए में लाने के लिए सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी नहीं की गई। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए काराकाट से, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें मदद करके उन्हें राज्यसभा भेजा। एक मैसेज देने की कोशिश की गई यहाँ पर बीजेपी के तरफ से कि भाई एक हार से, या फिर हम, ऐसा नहीं है कि कुशवाहा समाज से हमारी कोई दुश्मनी हो गई है या कुशवाहा समाज से हमारा भरोसा उठ गया है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, कुशवाहा समाज का दिल जीतने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद ऑपरेशन जो शाहबाद था, उसके अंतर्गत भी जो हम कह सकते हैं जगदीशपुर इलाका है आरा का, वहाँ के एक मजबूत और कद्दावर नेता हैं भगवान सिंह कुशवाहा, उन्हें जेडीयू ने एमएलसी बनाया। एक और कोशिश एनडीए की तरफ से की गई कुशवाहा समाज को साधने के लिए, वापस अपने पाले में लाने के लिए। और उसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि
बीजेपी ने भी जो उनका जो संगठन है बिहार में, उसमें भी जो है फेरबदल किया। बहुत सारे कुशवाहा समाज के और खासकर जो शाहबाद और मगध क्षेत्र के जो लोग हैं, खासकर शाहबाद के क्षेत्र के नेता हैं, उनको तरजीह दी गई और उनको पार्टी में विभिन्न जो है पद दिया गया, उनको विभिन्न संगठनों में जो है उनको शामिल किया गया, एक सोची समझी रणनीति के तहत कि कैसे शाहबाद को वापस जीतना है। और अगर हम कहें तो सासाराम से जो चुनाव हार गए थे सिवेश राम, जो दलित समाज से आते हैं, उनको पार्टी ने बिहार यूनिट का जो है उनको महामंत्री बनाया गया। उसके बाद 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत किया था कद्दावर नेता, यहाँ पर है राजेंद्र सिंह। 2020 में जब उनको टिकट नहीं मिला था बीजेपी से, तो वो चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा से चुनाव लड़ गए थे। और हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर बीजेपी ने ऑपरेशन शाहबाद के अंतर्गत राजेंद्र सिंह को भी बीजेपी में वापसी कराया, उनकी भी वापसी हुई। और फिर आप कहें तो राजेंद्र सिंह को भी पार्टी में वापस लाया गया, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले सिवेश राम को जो है, जो लोकसभा चुनाव हार गए थे, दलित समाज से आने वाले, उनको महामंत्री बनाया गया पार्टी में, जो बिहार इकाई है उसमें। और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं तकरीबन 100 से भी ज़्यादा प्रदेश कार्य समिति में शाहबाद से आने वाले नेताओं को जगह दी गई, तवज्जो दी गई, तरजीह दी गई उन्हें। बीजेपी का प्लान बिल्कुल साफ था, शाहबाद को छोड़ना नहीं है। शाहबाद अगर होगा आबाद तो ही एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी इस ऑपरेशन शाहबाद के अंतर्गत काम करते चली गई। बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े पद दिए गए, संगठन ने बड़ा ओहदा दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश कार्य समिति में 100 से भी ज़्यादा शाहबाद मगध के लोगों को जो है वो शामिल कराया गया। और फिर अभी से 5 दिन पहले फिर एक फेरबदल किया गया। फेरबदल क्या करें, बीजेपी तो एक तरीके से कहें तो मशीन की तरह काम करती है। बिहार को 5 क्षेत्रों में बांट दिया गया चुनाव को देखते हुए, और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, और इसकी जिम्मेदारी कुछ बड़े नेताओं को दी गई। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं शाहबाद की और मगध की। तो पहले आप देख लीजिए कि 25 सितंबर को जो बीजेपी ने 5 क्षेत्रों में बांटा, उसमें आप देख लीजिए कि महेंद्र सिंह जो है उनको मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ ही प्रदीप वर्मा को भागलपुर, कोसी, पूर्णिया की जिम्मेदारी सौंपी गई, और फिर असीम गोयल को पटना, मुंगेर, बेगूसराय और नालंदा की जिम्मेदारी सौंपी गई, और अरविंद मेनन को चंपारण और सारण की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई बीजेपी के कहें तो युवा ही नेता हैं ऋतुराज सिन्हा को। ऋतुराज सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी गई शाहबाद और मगध की, जो सबसे कमज़ोर किला है बीजेपी का, एनडीए का। वहाँ पे ऋतुराज सिन्हा पर जो है वो दाव खेला बीजेपी ने, जिम्मेदारी सौंपी 25 तारीख को कि भाई ये क्षेत्र को वापस कमल खिलाना है, एनडीए को यहाँ जिताना है। और 5 दिनों के अंदर ही विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी के प्रभारी और मगध शाहबाद क्षेत्र के जो नए इंचार्ज बने ऋतुराज सिन्हा, ने ऑपरेशन शाहबाद का ऐसा कमाल दिखाया कि 5 दिनों में नतीजे भी सामने आ गए। और नतीजा था पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात। बताया जा रहा है कि इन 5 दिनों में ज़बरदस्त एक तरीके से कहें तो राजनीति हुई है। पवन सिंह को किस तरीके से बीजेपी में वापस लाया जाए, उपेंद्र कुशवाहा से पैचअप कराया जाए। उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे पवन सिंह से। हो सकता है पवन सिंह को आगामी चुनाव में टिकट भी दे दिया जाए, विधानसभा चुनाव में। लेकिन पवन सिंह की जो वापसी हो रही थी बीजेपी में, उसको लेकर बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि मैसेज ये जाए कि भाई बिना पूछे किसी से, खासकर उपेंद्र कुशवाहा से, बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी में एक बार फिर से बड़ी जगह दे दी है। तो इसीलिए
उपेंद्र कुशवाहा की रजामंदी ज़रूरी थी और इसीलिए आज सबसे पहले बीजेपी के नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ पवन सिंह पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और फिर वहां पे सारे गिले शिकवे दूर किए गए इन दोनों नेताओं के बीच में, क्योंकि पवन सिंह ही वो खिलाड़ी थे जिनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी हार हुई थी लोकसभा में। तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे। वो सदमा बहुत बड़ा था उपेंद्र कुशवाहा के लिए। तो फिर पैचअप हुआ, पवन सिंह ने पैर वैर भी छुए उपेंद्र कुशवाहा के, मान मनोबल हो गया, गिले शिकवे दूर हुए। उसके बाद पवन सिंह ने फिर जाके थोड़ी देर बाद अमित शाह से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री, उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात की जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी कि एक तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन था, ऑपरेशन शाहबाद, उसका एक कंक्लूजन कहें, उसका आज पटक्षेप हुआ जब शाहबाद में एक राजपूत समाज से आने वाले यानी कि पवन सिंह और कुशवाहा समाज से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जिनके एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने से बीजेपी को पूरा शाहबाद, मगध और लगभग मगध के कुछ इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ, कुशवाहा वोटों का बिखराव हुआ, राजपूत वोट इधर उधर हो गए, तो उन दोनों को अब एकजुट किया गया है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में शाहबाद और मगध में एकजुट होकर वोट करें राजपूत समाज के मतदाता और कुशवाहा समाज के मतदाता और वोटों का बिखराव ना हो। इसको लेकर ये ऑपरेशन शाहबाद चलाया गया था और आज इसका एक तरीके से कहें तो द एंड हुआ है। जो ऑपरेशन चला था, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया शाहबाद में, वो बीजेपी का आज एक तरीके से कहें तो वो पूरा हो गया है। और अब देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी पवन सिंह को चुनाव लड़वाती है या फिर इस प्रचार प्रसार करेंगी और क्या होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से एक साल से लगभग कहें तो ऑपरेशन चलाया जा रहा था और ख़ासकर पिछले 5-6 दिनों में जिस तरीके से तेज़ी से ये पूरा ऑपरेशन को जो है एकदम फास्ट कहें तो मोड में लेके आया गया, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। किसी भी कहें तो अगले हफ्ता 10-7 दिन में 8-10 दिन में जो है 8-10 दिन में चुनाव का ऐलान हो सकता है और होना ही है। तो इसको लेकर ये ऑपरेशन शाहबाद बीजेपी का, जिसके बड़े किरदार जो है वो थे विनोद तावड़े और साथ ही युवा नेता ऋतुराज सिन्हा, किस तरीके से बीजेपी के मजबूत किले को, जो एक समय अब लगे कह सकते हैं पिछले कुछ वर्षों से किला थोड़ा ध्वस्त होने लगा था, सफाया हो गया था, वहाँ पर कमल खिलाने के लिए जो इस ऑपरेशन को चलाया गया था वो ऑपरेशन आज समाप्त हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है। और अब बीजेपी को उम्मीद होगी कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से एक बार फिर से शाहबाद और मगध का ये क्षेत्र जो है वहाँ कमल खिलेगा, वहाँ एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी और फिर एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो बन पाएगी। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का साथ आना। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।